चलिए अब हम लोग इसके आगे बात करते हैं। व्यक्तिगत वेतन, विशेष वेतन के बाद कार्यालयाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष। कार्यालयाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष आप लोग जानते ही हैं। कार्यालय के जो मुखिया होता है उसको कार्यालयाध्यक्ष बोलते हैं और जो विभाग का मुखिया होता है उसको विभागाध्यक्ष बोलते हैं। लेकिन इन दोनों को फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 2 पार्ट 224 में फंडामेंटल रूल में डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष को वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग 5 फाइनेंशियल हैंडबुक वॉल्यूम 5 पार्ट 1 में डिफाइन किया गया है। और ये है पैरा 12D। 12D में कार्यालयाध्यक्ष के बारे में है और 13 में विभागाध्यक्ष के बारे में है। लिख लीजिएगा, 12D कार्यालयाध्यक्ष के बारे में कहता है और 13 विभागाध्यक्ष के बारे में। कार्यालयाध्यक्ष को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि कार्यालय में जो वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारी होगा वो कार्यालयाध्यक्ष होगा। कार्यालय का वरिष्ठतम सीनियर मोस्ट गस्टेड अफसर ही कार्यालयाध्यक्ष होगा। यदि किसी कार्यालय में एक से अधिक गस्टेड अफसर हैं तो उसमें जो सीनियर मोस्ट होगा वो कार्यालयाध्यक्ष होगा। दूसरा आता है विभागाध्यक्ष। विभागाध्यक्ष के बारे में कहा गया है, ये प्रस्तर 13 में कहा गया है, बहुत सामान्य डिफिनेशन दी गई है कि विभागाध्यक्ष का तात्पर्य ऐसे अथॉरिटी से है, ऐसे प्राधिकारी से है जो कि राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया हो। बस विभागाध्यक्ष के बारे में यही डिफिनेशन है। विभागाध्यक्ष उसे कहेंगे किसी विभाग में जिसे राज्य सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया हो। अब आता है संवर्ग, कैडर। लोग कहते हैं ना कि आप लेखा कैडर के हैं, आप इंजीनियरिंग कैडर के हैं, आप फाइनेंस कैडर के हैं, आप सांख्यिकी कैडर के हैं। तो विभिन्न प्रकार के कैडर, जो कैडर होता है, कैडर को डिफाइन करते समय ये देखा जाता है कि किस पद में व्यक्ति है। यानी कि जब किसी सेवा के पद, कैडर हम सर्विस से बनाते हैं, कहते हैं कौन सेवा है, ये सिविल सेवा है, ये अकाउंट सेवा है, ये फाइनेंस सेवा है, ये इंजीनियरिंग सेवा है। तो किसी सेवा के पदों व उसके एक भाग को जब एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में बनाया जाता है तो उसको कैडर कहा जाता है। आप ये डिफिनेशन लिख लीजिए कि जब किसी सेवा के पदों या उसके एक भाग को एक इकाई मानकर पदों की संख्या के रूप में स्वीकृत किया जाता है, जब किसी सेवा के पदों या उसके एक भाग को एक इकाई मान लिया जाए, एक यूनिट मान लिया जाए, और जो पद उसके अंतर्गत शामिल होंगे उसे कैडर कहा जाएगा। ठीक है। दूसरी भाषा में कह सकते हैं ऐसे पदों की कुल संख्या जो किसी सेवा को एक अलग इकाई के रूप में गठित करें। किसी ऐसे पदों की कुल संख्या जो किसी सेवा को एक इकाई के रूप में तैयार करेंगे उसे हम संवर्ग कहेंगे। आता है वाह सेवा। वाह सेवा फॉरेन सर्विस। ये फॉरेन सर्विस का मतलब आपका विदेश सेवा से इसको अर्थ मत निकालिएगा। यहाँ पर वाह सेवा का मतलब डेपुटेशन से है। वाह सेवा का आशय डेपुटेशन से है। जब कोई कर्मचारी सरकार के किसी अन्य क्षेत्र में सेवा में जाता है, या हम ये कहें कि जब कोई कर्मचारी सरकारी खजाने से वेतन न लेकर किसी अन्य स्रोत से वेतन लेता है तो ऐसी सेवा को वाह सेवा माना जाता है। सामान्य शब्दों से में ये कहें कि जब एक सरकारी कर्मचारी का किसी सरकारी विभाग से किसी अन्य जगह पर स्थानांतरण किया जाए जो कि सरकारी विभाग न हो और उसका वेतन संचित निधि से आहरित न किया जाता हो, बल्कि सरकार के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से आहरित किया जाता हो, तो उसे हम वाह सेवा कहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में, या आप PWD डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं। अब आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए नगर निगम में, या आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए
लखनऊ विकास प्राधिकरण में या गोरखपुर विकास प्राधिकरण में। तो जब आप गोरखपुर विकास का प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण या नगर निगम में जाएंगे तो ये प्योरली गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, और यहाँ ये अपने स्रोतों से आपको वेतन देंगे, जो ये वहाँ पर आमदनी करते हैं, यानी कि जो अपने आय के सृजित करते हैं टैक्स के द्वारा, फी के द्वारा, उससे आपको वेतन मिलेगा। तो ऐसी सेवा आपकी डेप्यूटेशन सेवा कहलाएगी। यानी कि जब किसी सरकारी कर्मचारी का किसी ऐसी जगह पर स्थानांतरण किया जाता है या स्वेच्छा से वो स्थानांतरण लेता है जो सरकार के सीधे किसी विभाग से जुड़ा नहीं होता है, तो ऐसी सेवा को हम वह सेवा कहेंगे। अगर डिफिनीशन के रूप में कहें तो ये भी फंडामेंटल रूल 9 का सबसेक्शन 7 है, जिसमें कहा गया है जब सरकारी सेवक अपना मौलिक वेतन शासन की स्वीकृति से केंद्र या राज्य के अलावा किसी अन्य स्रोत से वेतन प्राप्त करता है। ठीक है, जब कोई सरकारी सेवक अपना मौलिक वेतन सरकार की स्वीकृति से राज्य या केंद्र के स्रोतों से नहीं बल्कि किसी अन्य स्रोत से वेतन पाता है तो उसको वाह सेवा कहते हैं। जो आपको बताया मैंने, जब एक सरकारी कर्मचारी का स्थानांतरण ऐसी संस्था में, ऐसे लोकल बॉडी में, ऐसे कारपोरेशन में, कंपनी में हो जो सीधे सरकारी विभाग के अधीन ना आता हो, तो उसे हम वहाँ सेवा कहेंगे, और वहाँ से प्राप्त किया जाना वेतन वहाँ सेवा के अंतर्गत प्राप्त वेतन कहलाता है। ठीक है, अब आता है संचित निधि, आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि का मैंने एक शॉर्ट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर मोटिवेशन में पड़ा हुआ है, उसको आप विस्तार से सुन लीजिएगा। लेकिन फिर मैं बता दूं, जो संचित निधि है, संचित निधि का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 261 सबसेक्शन 1 में है। देखिए, संसद या राज्य विधानमंडल की अनुमति से कोई पैसा नहीं निकाला जा सकता। सरकार संसद या विधानमंडल की अनुमति के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती है, ये नियम है। तो राज्य में का अलग संचित निधि होता है और देश का अलग संचित निधि होता है। तो संचित निधि के अंतर्गत सभी राजस्व एकत्र करके उसमें रखे जाते हैं, और जो राजस्व उससे रखे जाएंगे उसमें एकत्र करके कमाया जो जाएगा वो उसमें संचित निधि में आएगा, और संचित निधि से विधानसभा और संसद के अनुमति से सरकार संचित निधि से पैसे को खर्च करती है बजट के माध्यम से। इसीलिए तो कहने का आशय ये हुआ, यहाँ पर संसद या राज्य विधानमंडल की अनुमति के बिना संचित निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती। इस निधि में सरकार की सभी प्राप्तियां और कर्जों की धनराशि रखी जाती है और संसद के अनुमति से व्यय का अधिकार मिलता है। तो अगर एक लाइन में कहें कि संचित निधि एक ऐसी निधि है जिसमें देश के सभी स्रोतों से जो आय होती है उसमें रखा जाता है, और संसद की अनुमति से ही उस धनराशि को, उस निधि से, उस फंड से पैसा निकालकर विकास के कार्यों में खर्च किया जाता है। अब आता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि नाम से पता है कंटीजेंसी फंड। ये 267 में इसका उल्लेख है, भारत के संविधान के 267 सब सेक्शन 1 में इसका उल्लेख है। ये कहता है, नाम से आकस्मिकता आ रही है कि जब आकस्मिक और या अनिवार्य खर्चे सामने आ जाएं और उसको संचित निधि से व्यय करना संभव ना हो, तो राष्ट्रपति की अनुमति से आकस्मिक निधि से व्यय किया जा सकता है। इसके लिए संसद की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ये राष्ट्रपति महोदय के अधीन आकस्मिक निधि है। इससे राष्ट्रपति महोदय किसी आकस्मिकता के आने पर खर्च करने की अनुमति देते हैं, और जितना पैसा खर्च कर देते हैं राष्ट्रपति महोदय इस निधि से, उतना पैसा खर्च करने की अनुमति बाद में विधानमंडल और संसद प्रदान कर देती है, और उतना पैसा संचित निधि से निकालकर फिर से आकस्मिक निधि में डाल दिया जाता है जितना खर्च कर लिया गया है। तो ये आकस्मिकता के लिए, इसमें पूर्व में संसद की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि संचित निधि से निकालने के लिए पूर्व में ही आपकी आवश्यकता होती है संसद की कि कितने करोड़ रुपए खर्च करने की अनुमति दी जाए। तो आप समझ गए संचित निधि और आकस्मिक निधि का अंतर। अब आता है एक्स ग्रेशिया पेंशन और आसक्तता पेंशन। एक्स ग्रेशिया पेंशन तब दिया जाता है जब सेवा के दौरान कोई अंधा हो जाए या विकलांग हो जाए और नियमों के अंतर्गत कोई पेंशन न मिलनी हो। ध्यान रहे,
असक्तता पेंशन में भी व्यक्ति विकलांग होगा और एक्स ग्रेशिया पेंशन में भी विकलांग होगा। लेकिन एक्स ग्रेशिया पेंशन तब मिलेगी जब किसी नियम में कोई पेंशन की देयता बन न रही हो। आवश्यकता पेंशन तब दिया जाएगा जब कोई विकलांग हो जाए और सेवा के लायक ना हो रहे और नियमों में पेंशन हो, तो ऐसे दशा में उनको आवश्यकता पेंशन दी जाएगी, जिसको कहते हैं डिसेबिलिटी पेंशन। तो बात समझ गए एक्स ग्रेशिया पेंशन, आवश्यकता पेंशन के बारे में। एक्स ग्रेशिया पेंशन तब दी जाएगी जब नियमों में ही पेंशन ना हो। आवश्यकता पेंशन तब दी जाएगी जब वो विकलांगता तो हो लेकिन नियमों के अंतर्गत पेंशन दे हो, तो आपको पेंशन दे दी जाएगी। ठीक है। इसके बाद आता है अर्जित अवकाश का नकदीकरण, सॉरी डेथ ग्रेच्युटी। डेथ ग्रेच्युटी में हम आपको पेंशन रूल्स में डेथ ग्रेच्युटी के बारे में पढ़ा चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है, नौकरी करते हुए होती है, तो उसके परिवार को डेथ ग्रेच्युटी दी जाती है। और उसका फार्मूला बताया था, अगर 1 वर्ष से कम है तो अंतिम परिलब्धियों का 2 गुना, और अगर 1 वर्ष से अधिक है और 5 वर्ष तक है तो 6 गुना, और 5 वर्ष से अधिक है और 11 वर्ष तक है सेवा तो 12 गुना, और 11 वर्ष से अधिक है और 20 वर्ष तक है तो 20 गुना, और अगर 20 वर्ष से अधिक है नौकरी तो अंतिम परिलब्धियां का मतलब बेसिक पे और प्लस डीए गुणे आरकारी छमाई। अधिकतम छमाई कितनी हो सकती है? 66, 33 साल से जो नौकरी ऊपर नहीं हो सकता, तो अधिकतम आप 66/2 करते हैं और सेवा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी में /4 कर देते हैं। अगला आता है आपका अर्जित अवकाश का नकदीकरण। अर्जित अवकाश का नकदीकरण का फार्मूला मैंने पहले बताया था, फिर सुन लीजिए। अवकाश नियमों के अंतर्गत आता है सेवानिवृत्त के समय वेतन एवं भत्ते। सेवानिवृत्त के समय जो आपको वेतन और भत्ते मिल रहा होता है, यानी कि अंतिम आहरित वेतन और प्लस डीए, अंतिम आहरित वेतन प्लस डीए को गुणा करेंगे आरकारी छमाई नहीं, बल्कि जितने दिन का उसने उपार्जित अवकाश इकट्ठा कर रखा है। आपको पता है अर्जित अवकाश 300 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो गुणे 300 दिन या जितना अवकाश उसका अवकाश लेखे में है, 200, 250, 280, 290, अधिकतम 300, गुणे 300/30, 30 का भाग कर देंगे। यानी कि अंतिम वेतन जिसमें कि आपका फिटमेंट तालिका में जो वेतन मिल रहा है वो, और प्लस डीए गुणे जितना उसका अवकाश इकट्ठा है रिटायरमेंट के समय /30। ठीक है। राशिकरण भाग का पुनर्स्थापन, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि पेंशन स्वीकृति या पेंशन स्वीकृति जो पीपीओ जारी किया जाता है उसके 3 माह बाद या राशिकरण के भुगतान की तिथि जो पहले हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि राशिकरण जब आपको पीपीओ जारी किया जाता है, कोई व्यक्ति रिटायर होता है, पेंशन लेता है, तो उसको जिस दिन भुगतान कर दिया जाता है पेंशन का पहला भुगतान, उस डेट से 15 साल तक जितना उसने पेंशन को बेचा है, राशिकृत किया है, वो 15 साल तक वो धनराशि पेंशन से घटकर मिलेगी। और 15 वर्ष बाद वो धनराशि जो उसने बेचा था या जो उसने कम्यूट कराया था, जो उसने राशिकरण कराया था, वो धनराशि 15 साल बाद मूल पेंशन में जुड़ जाएगी। उदाहरण से द्वारा बता दूं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की 4,000 रुपये पेंशन बनी और उसने 40% पेंशन बेची, तो 4,000 का 40% कितना हुआ? 1,600 रुपया हुआ। तो 4,000 में 1,600 रुपया घट कर यानी कि 2,400 रुपया उसे हर महीने पेंशन मिलेगी। कब तक मिलेगी? 15 साल तक। 1,600 रुपये घटती रहेगी 15 साल तक, और जब 15 साल पूरे हो जाएंगे तो उस 2,400 में 1,600 रुपये जुड़ जाएगी और पूरी पेंशन मिलेगी। इसे राशिकरण भाग का पुनर्स्थापन कहते हैं कि जिस दिन राशिकरण का भुगतान हुआ है उसके 15 साल बाद उस डेट के अगली डेट से आपको पूरी पेंशन मिलने लगेगी। जो राशिकरण कराया गया था जिस भाग का, उसका पुनर्स्थापना कर दिया जाएगा, उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। जीवनकालीन पेंशन अवशेषों का भुगतान, जब कोई कर्मचारी मृत हो जाती है या रिटायरमेंट के बाद जब कोई कर्मचारी रिटायर होकर घर जाता है, तो उसके पीपीओ में एक शब्द लिखा जाता है कि जीवनकालीन पेंशन अवशेषों का नॉमिनी कौन है। यदि आपकी मृत्यु हो जाती है तो किसको
आपका कुछ भी पेंशन वगैरह जो एरियर बचा होगा या कोई लाभ मिलना होगा पेंशन संबंध में, तो किसको दिया जाए? तो उसका नाम वो स्पाउस होता है, पत्नी होती है या पति होता है, जो नौकरी कर रहा होता है उसके जो अपोजिट पति पत्नी में जो भी होता है। यदि इनमें से कोई नहीं है तो बच्चे होते हैं, बेटा बेटी, इनको बनाया जाता है। तो जीवनकालीन पेंशन अवशेषों के भुगतान का आशय यह है कि कार्मिक के सेवानिवृत्त होने के पहले या सेवानिवृत्त होने के बाद यदि मृत्यु हो जाए तो जो भी पेंशन संबंधी अवशेष होते हैं जिसको भुगतान किया जाना होता है, उसको जिसको भुगतान किया जाता है उसको जीवनकालीन पेंशन अवशेषों के भुगतान कहते हैं, लाइफ टाइम एरियर ऑफ पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। नवीन पेंशन योजना के बारे में पेंशन के संबंध में बता दिया था। धारणाधिकार के बारे में मैं और बता दूं। धारणाधिकार का आशय यह है कि कोई स्थायी पद जिसमें कर्मचारी का अधिकार रहता है, वो अधिकार तब तक रहेगा जब तक वो व्यक्ति किसी नए पद में जाकर स्थायी ना हो जाए, तब तक अपने पुराने पद पर धारणाधिकार रखता है। यानी कि नए पद से वो पुराने पद पर आ सकता है, इसको धारणाधिकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक थे। और भी अगर कोई भी टिप्पणियाँ आने वाले समय में ऐसा लगेगा कि जो सिलेबस से छूट गया है, उनको हम टिप्पणियों के रूप में शामिल करके आपका उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ताकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार या डिपार्टमेंटल एग्जाम में आपका कोई टॉपिक छूट ना जाए और आप सारे टॉपिक पर लिखने की स्थिति में आप बने रहें। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर मोटिवेशन को आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए और एक दूसरे मित्रों को फॉरवर्ड करिए, सरकारी कर्मचारियों को फॉरवर्ड करिए, अधिकारियों को फॉरवर्ड करिए, जो लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम या असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनको फॉरवर्ड करिए। और जो मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, किसी तरह समय निकाल कर आपको ये वीडियो भेज रहा हूँ, तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप भेजेंगे तो मेरा उद्देश्य पूरा होगा। और ये बिना किसी लाभ का चैनल है, केवल समाज सेवा और आप लोगों को, ताकि आप लोग अच्छे पदों पर, उच्च पदों पर पहुँचे। कभी ये कहने को आपको अवसर न रहे कि मौका मिलता तो हम अधिकारी बनते, यदि मौका मिलता तो हम उच्च पदों पर पहुँचते। तो आपको ये अवसर है, ये वीडियो और ये आपका चैनल, इस अवसर का आप अधिक से अधिक उपयोग कीजिए और आप लोग आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद।